सकता है। सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रांसफार्मर था, नया नया ट्रांसफार्मर है, लेकिन क्या हुआ कहीं दूर पर फॉल्ट हो गया, एलजी फॉल्ट हो गया या एलएल फॉल्ट हो गया, कोई भी हो गया, और वो जो फॉल्ट करंट है वो तुम्हारे ट्रांसफार्मर से होते हुए जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो उसको हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हमारी प्रोटेक्टेड डिवाइसेस फेल हो जाती हैं टू ऑपरेट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कहीं फॉल्ट हो गया है तो ये फॉल्ट जो है इस ट्रांसफार्मर का काम तो है नहीं, तो ये फॉल्ट जो है ये जो भी हमने प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा रखी होंगी, जैसे ओवर करंट रिले लगा रखी, मान लेते हैं यहाँ पर रिले लगी हुई है, तो इस रिले का काम होगा कि ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करना। और अगर इन केस ये रिले फेल हो जाती है तो ट्रांसफार्मर जो है इसकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए और वो एक प्री डिटरमाइंड टाइम के बाद डिस्कनेक्ट हो। यानी कि या तो तुम एक्सटर्नल फॉल्ट जो हम लोगों का हो रखा है उसके लिए पर्टिकुलर कोई डिवाइस जो हमारी लगी होगी प्रोटेक्शन डिवाइस वो ऑपरेट कर जाए एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन, या फिर जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी प्रोटेक्शन या बैकअप प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट करे। सही है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिंपली टाइम ग्रेडेड ओवर करंट रिले का इस्तेमाल कर लेते हैं, पढ़ा रखा है। मजेदार बात यही है कि क्योंकि आपको मैंने ये सारी रिले कवर कर रखी हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट से डील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे काम करेगी, ऑलरेडी हम लोग पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। तो टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन रिलेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि भैया कितनी दूरी पर फॉल्ट हुआ है, कितनी सीवियरिटी फॉल्ट है, उतना ही हम लोग टाइम डिले का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर टाइम डिले पे ऑपरेट होगा। ठीक है, एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि थर्मल रिलेज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान के चलते हैं कि कभी ओवरलोडिंग हो गई कि ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो ओवरलोड हो रहा है ड्यू टू पैरेलल ऑपरेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हो, एक ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा है, या मान के चलते हैं सिंगल ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर तुमने लोड लगा रखा है, अब लोड बहुत ज़्यादा लगा रखा है, तो ऐसे केस में ट्रांसफार्मर गर्म होगा। तो ऐसी केस में क्या होता है, थर्मल रिलेज जो होती हैं बढ़िया काम करती हैं, जो कि डिटेक्ट करती हैं सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशंस। यानी कि देखो ओवरलोड अगर आप बाहर निकल के देखोगे ना, खासकर इंडिया में, तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर मतलब मैक्सिमम ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड कंडीशंस में ही चल रहे होंगे। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। तुमने ट्रांसफार्मर कॉलोनी का लगाया, तुमने जो लोड एज्यूम करा था वो मान लेते हैं आज तुमने लगाया, अब हर एक साल तुम देखोगे तो लगातार एसी लोग खरीदते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा रोल एसी यहाँ पर प्ले कर रहा है। एक तो नए नए लोग आ रहे हैं रहने शहर के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलोनी में, एक रीज़न ये हो सकता है। मान के चलते हैं लोग उतने ही हैं तो भाई एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। पहले पूरा परिवार एक कमरे में सो जाता था, अब बच्चे अलग सोते हैं, बच्चे की शादी हो गई तो अलग रहता है, तो सबको एसी चाहिए, तो 3 एसी हो गए। यानी कि जब ट्रांसफार्मर लगा था तो एक एसी था, अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 3 एसी की रिक्वायरमेंट आ गई। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर तो वही है ना भाई, तो मैक्सिमम कंडीशन अब तुम ये इन्फॉर्मेशन दोगे तो है नहीं जेई को कि भाई हम लोग एसी एक और लगा रहे हैं, हमारे लड़के की शादी हो गई है, ऐसा तो करोगे नहीं। तुम डायरेक्टली एसी ला के लगा दोगे, और कोई खास महंगा है नहीं, तो हर कोई इजीली परचेज कर ले रहा है, हर किसी की पॉकेट में फिट हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग एसी बढ़ाते जा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो तुम्हारे ट्रांसफार्मर हैं वो उसी साइज के हैं जो हमने लगाया था, तो उनकी सर्टेन ओवरलोडिंग कैपेसिटी थी। बट अब देखो वो कभी कभी ओवरलोड होते थे, अब हर समय ओवरलोडेड है, बिकॉज लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, एसी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में ये ट्रांसफार्मर जो होगा हर समय ओवरलोड रहेगा। तो अब या तो ऐसी कंडीशन में थर्मल रिलेज जो होती हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऑपरेट करती हैं, जैसे देखा होगा रात में हर थोड़ी देर में लाइट तुम्हारी चली जाएगी फिर आ जाएगी। तो ये थर्मल ओवरलोड रिलेज जो होती हैं ये डिटेक्ट करती हैं कि भाई गर्म पड़ गया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो लाइट डिस्कनेक्ट कर देती हैं, देन फिर से लाइट आ जाती है। तो ये बढ़िया काम करती हैं ओवरलोडिंग कंडीशन में। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रोटेक्शन हो गया। देन इसके बाद आते हैं इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट हमने समझ ली, एक्सटर्नल फॉल्ट में ओवरलोडिंग हो गई या कहीं दूर एलजी फॉल्ट या एलएल फॉल्ट हो गया, ये सब हो गया। देन इंटरनल फॉल्ट जो आते हैं इसके अंदर 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी हमारी डेवलप्ड फॉल्ट, बहुत ध्यान से समझना। डेवलप्ड का मतलब वो इंटरनल फॉल्ट जो अब सतह पे आ चुके हैं, दिखने लगे हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं इंसिपिएंट, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इंसिपिएंट फॉल्ट, इंसिपिएंट मतलब जो कि अभी पैदा नहीं हुए हैं, पैदा हो रहे हैं, मतलब इन द बिगिनिंग स्टेज कह लो, या जन्म की स्थिति में है, अभी जन्म ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेवलप्ड की बात कर लेते हैं। अगर इंटरनल फॉल्ट हुआ और वो डेवलप्ड है, जैसे कि तुम्हारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो वो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो 3 फेजेस हैं उनमें से कोई एक फेज में एलजी फॉल्ट हो गया, या 2 फेज आपस में टच हो गए तो एलएल फॉल्ट हो गया। तो ये जो मतलब डेवलप्ड फॉल्ट होते हैं ये इजीली डिटेक्टेबल होते हैं वाइंडिंग्स में। और इसकी वजह से क्या होता है, कैसे हम इसे डिटेक्ट करते हैं, सिंपली हमारा जो वोल्टेज और करंट होंगी अनबैलेंस हो जाएंगे। भाई एलजी होगा या एलएल होगा, दीज आर द अनबैलेंस वोल्टेज एंड करंट फॉल्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो डेवलप्ड फॉल्ट जो होंगे उनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं वोल्टेज और करंट को नाप करके, उनको देख करके, ठीक है।
इसी तरीके का एक और फॉल्ट होता है जो डिटेक्टेबल होता है, जैसे इंटर टर्न फॉल्ट हो गया कि टर्न जो है ट्रांसफार्मर के उनमें आपस में फॉल्ट हो गए, जैसे अल्टरनेटर में थे वैसे ही यहाँ पर। तो शॉर्ट सर्किट हो गया ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स में और कनेक्शंस में, ये जो होता है इसको हम इंटर टर्न फॉल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये भी काफ़ी सीवियर होता है। और ये देखो जो भी फॉल्ट हैं जो कि डिटेक्टेबल हैं, चाहे वो एल हुए, एल हुए, इंटरटर्न हुए, ये सब के सब जो होते हैं डिटेक्टेबल होते हैं और इनके लिए हमें इमीडिएट मतलब एकदम से हमें ज़रूरत होती है, सीरियस फॉल्ट होते हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और इमीडिएट हमें इनका डैमेज देखने को मिलता है, कॉज इमीडिएट डैमेज हमें देखने को मिल जाएगा अगर हमने इसको हल्के में लिया। तो इन सब के लिए हम लोग को एकदम से प्रोटेक्शन सिस्टम की, प्रोटेक्शन स्कीम की ज़रूरत पड़ती है। और जनरली आपको पता है इंटरनल प्रोटेक्शन स्कीम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बायस्ड डिफरेंशियल रिले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बायस्ड डिफरेंशियल रिले इसमें बहुत अच्छी काम करती है। देन दूसरी कैटेगरी इंटरनल फॉल्ट की होती है वो है इंसिपिएंट फॉल्ट, मतलब जो अभी जन्म ले रहे हैं, मतलब माइनर है नेचर में लेकिन स्लोली स्लोली डेवलप होकर मेजर फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने चर्चा करी थी जब मैंने आपको बकहॉल्स रिले पढ़ाई थी। बकहॉल्स रिले बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखी, 2-3 लेक्चर में पढ़ाई थी, वहां पर मैंने इन टाइप के फॉल्ट्स में आपको बताया था। तो बकहॉल्स रिले जो थी बहुत अच्छा काम करती है इंसिपिएंट फॉल्ट को डिटेक्ट करने में, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे फॉल्ट होते हैं जो अभी हुए नहीं है, माइनर हैं, छोटे हैं, अभी इतना अलार्मिंग कंडीशन नहीं है, बट अगर इनको अभी डिटेक्ट नहीं करा गया तो इट विल बिकम द मेजर फॉल्ट। तो जैसे कि कोर, तुम्हारे कोर में कोई फॉल्ट आ गया, या कूलेंट फेल हो गया तुम्हारा, ठीक है, कूलेंट फेल हो गया, या मान के चलते हैं तुम्हारा 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन में काम कर रहे थे, पैरेलल ऑपरेशन चल रहा था, एक ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा हो रहा है और एक लोडिंग कम हो रही है, तो बैड लोड शेयरिंग बिटवीन दी पैरेलल ट्रांसफार्मर, कि लोड दोनों को बराबर करना चाहिए था, यानी कि 10 kVA का ये लोड उठा रहा है तो 10 kVA का तुम भी उठाओ, बट ये 5 उठा रहा है और ये 15 उठा रहा है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अब ये कई मल्टीपल वजहें हो सकती हैं इसकी, तो ये भी इंसिपिएंट फॉल्ट है। मतलब ये जो लोडिंग की अनबैलेंसिंग है, ये इसको इनिशियल लेवल पे डिटेक्ट करना जरूरी है, वरना क्या होगा, वरना यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े कह सकते हो डिसएडवांटेज और मेजर फॉल्ट कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे, एक ट्रांसफार्मर जल भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो फॉल्ट होते हैं इंसिपिएंट फॉल्ट, इनके लिए हमें स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये अनडिटेक्टेबल होते हैं कन्वेंशनल वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस से। यानी कि जो जनरली हमारी जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, जैसे डिफरेंशियल रिले है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल रिले, ये हमारी आईडी डिफरेंशियल करंट पे काम करती है। अब डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल करंट क्या होती है? CT1 की करंट और CT2 के करंट का जो डिफरेंस होता है वही तो होती है डिफरेंशियल करंट। यही अगर इसकी वैल्यू, आईडी की वैल्यू ग्रेटर हो गई पिकअप से, बस तुरंत ही तुम्हारी रिले ऑपरेट कर जाएगी। अब ये जो डिफरेंशियल करंट होती है, ये तुम्हारा जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ये केवल तभी काम करेगी जब करंट हमारे सीटी से डिटेक्ट करने लगेंगे। बहुत ध्यान से समझना, जब फॉल्ट इतना ज़्यादा सीवियर होगा कि CT1 और CT2 में डिटेक्टेबल हो, साथ ही साथ पिकअप से ज़्यादा हो, जब ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी मतलब क्वालिफाई होंगी, जब दोनों चीज़ों पर टिक लगेगा, तब जाके डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करेगी। तो ये डिफरेंशियल रिले बढ़िया काम करेगी अगर डिटेक्टेबल फॉल्ट्स में, लेकिन इंसिपिएंट फॉल्ट है इनके लिए ये काम नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने लिख रखा स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बकहॉल्स रिले। जाके लेक्चर देख लेना, मैं कवर नहीं करूंगा बकहॉल्स रिले के ऊपर, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये क्योंकि पुराने लेक्चर्स बार बार हम नहीं कवर करेंगे, बकहॉल्स रिले कैसे